नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। मेरे चैनल स्टडी लॉ विद दिग्विजय पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की जो सीरीज चल रही है उसका थर्ड लेक्चर आपके सामने लेकर के आए हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में डिफिनीशंस को डिस्कस किया था, सेकेंड लेक्चर में हमने नेचर को डिस्कस किया है और थर्ड लेक्चर में हम उसका जो डिस्क्रिप्शन है सॉरी माफ करिएगा, जो उसका हमें विस्तार है कि अंतरराष्ट्रीय विधि है कि नहीं है, हम उसी से संबंधित तीसरे लेक्चर में आज चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम आइए इसको देखते हैं और इसको जानते हैं कि ये अंतरराष्ट्रीय विधि को विधि ना मानने के संबंध में जो तर्क दिए जाते हैं विधि शास्त्रों के द्वारा वो क्या क्या तर्क हैं। तो आइए देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि विधि नहीं है ऐसा मानने वाले कौन कौन से हमारे जो विधि शास्त्री हैं वो हैं प्रमुख तौर पर जो है हमारे ऑस्टिन महोदय, हॉलैंड महोदय, जर्मी बेंथम महोदय और जेथ्रो ब्राउन महोदय। ये आप फिर से नाम सुन लीजिए, ऑस्टिन महोदय, हॉलैंड महोदय, जर्मी बेंथम महोदय और जेथ्रो ब्राउन महोदय। ये विधि शास्त्री अंतरराष्ट्रीय विधि को विधि नहीं मानते हैं। ये विधि को एक प्रभु सत्ता वाले शासक का आदेश मानते हैं जिसको राजनीतिक ज्येष्ठ क्या है, जिसको राजनीतिक ज्येष्ठ ज्येष्ठ द्वारा मनवाया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कि यहां पे कह रहे हैं ये विधि को एक प्रभु सत्ता संपन्न वाले शासक का आदेश मानते हैं और ये कहते हैं कि जिसको राजनीतिक ज्येष्ठ द्वारा मनवाया जाता है। तो इनकी नजर में ये जो विधि का स्वरूप मानते हैं या जो ये विधि को मानते हैं, ये जिस नजरिए से विधि को देखते हैं वो ये नजरिया है कि ये मानते हैं कि प्रभु सत्ता संपन्न एक शासक होता है जो कि आदेश देता है और राजनीतिक ज्येष्ठ जो होता है, जो मतलब सुपीरियर हो जिसे कहा जाता है, वो अपने इंफीरियर को आदेश देता है और अपने आदेश को मनवाता है उनसे। तो ये एक आदेशात्मक रूप में इसको देखते हैं विधि को। और ये जो सभी ऑस्टिन महोदय हैं, जेथ्रो ब्राउन हैं, जर्मी बेंथम हैं, हॉलैंड महोदय हैं, ये अपने तर्क कह देते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि को विधि क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी नजर में विधि जो है वो आदेशात्मक रूप में हम मानते हैं, एक आदेश होता है। तो ये तर्क क्या देते हैं, ये विधि शास्त्री अपने मत की पुष्टि के लिए जो तर्क देते हैं वो ये देते हैं, ये कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पांचों के पांचों पॉइंट हैं। इसको आपको रट जाना है, बिल्कुल याद कर लेना है और आपका पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे मेंस में आए, चाहे प्री में आए, चाहे आपका नेट में आए, चाहे आपका किसी भी उसमें पूछा जाए यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, तो आपको उसको जो है ये पांचों पॉइंट जो है कि विधि नहीं मानने के तर्क क्या है, वो ये पांचों पॉइंट हैं। ये पांचों पॉइंट आपको बहुत ध्यान से देखने होंगे। आइए हम इनकी चर्चा कर लेते हैं। ये विधि शास्त्री अपने मत की पुष्टि के लिए निम्न तर्क देते हैं। पहला तर्क क्या है, अंतरराष्ट्रीय विधि राजनीतिक सत्ता का अभाव पाया जाता है। मतलब जैसे हमारे यहाँ, जैसे हमारे देश भारत की बात कर ले, महान देश हमारा, उसमें क्या है, एक केंद्रीय सरकार होती है जो कि विधायन का निर्माण करती है, संसद जैसी संस्था होती है जो कि कार्यपालिका को नियम लागू करने के लिए अधिकृत करती है। पूरी एक सिस्टमेटिक मशीनरी देखी जाती है जिसके तहत देश के अंतर्गत काम होता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय विधियों का निर्माण होने के बावजूद भी कोई ऐसी संस्था नहीं मिलती है जो बिल्कुल उसी विधायन को लागू करने के लिए अधिकृत की गई हो या बनाई गई हो या निर्माण किया गया हो जिसका। तो हम ये जो तर्क देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि राजनीतिक सत्ता का अभाव पाया जाता है, वो यही कह रहे हैं कि जो सत्ताएं होती हैं, जो देशों में सरकारें होती, वैसी कोई सरकार नहीं है यहाँ पे। तो ये कहते हैं आगे कि जो राज्यों को अंतरराष्ट्रीय विधि के प्रावधानों को मनवाने हेतु बाध्य कर सके, क्योंकि ऐसा अभाव पाया जाता तो बाध्य हो जाएंगी। अब राज्य में राजनीतिक सत्ता होती है जो विधि के पालन हेतु बाध्य करती है। तो ये देखिए, ये ऐसी इन्होंने तर्क दिए हैं कि जिससे जो है ये आपको लगेगा कि बिल्कुल सही बात है। तो आइए हम दूसरा पॉइंट देख लेते हैं।
अंतरराष्ट्रीय विधि का निर्माण करने के लिए कोई विधायिनी संस्था नहीं है जो राज्यों से आदेशों का पालन करवाए, क्योंकि अधिकतर अंतरराष्ट्रीय विधियां संधियों के रूप में है। अब देखिए ये भी इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि कोई भी अंतरराष्ट्रीय विधि जो हम बनाते हैं उसका निर्माण करने के लिए कोई विधायिनी संस्था नहीं। जैसे राज्यों में सरकारें होती हैं वो विधायन का निर्माण करती है, मैंने आपको भी बताया। तो यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय विधि का निर्माण करने के लिए भी कोई ऐसी विधायिनी संस्था नहीं है। तीसरा हमारा क्या कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त ऐसा कोई न्यायाधिकरण नहीं है, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट के अलावा जो है कोई ऐसी ट्रिब्यूनल नहीं है जो इन नियमों को, अंतरराष्ट्रीय विधि को लागू करने के लिए बाध्य कर सके या इनकी जो निर्वचन होता है वो कर सके, इंटरप्रिटेशन जिसे आप कहते हैं वो भी नहीं कर सकते हैं, उसका भी अभाव मिलता है। अच्छा, जो इनका चौथा पॉइंट आता है वो ये कहते हैं अंतरराष्ट्रीय विधि में भय के तत्व का अभाव होता है। जैसे राष्ट्रीय विधि में कानून के पालन न करने पर दंड का प्रावधान है, परंतु अंतरराष्ट्रीय विधि में राज्यों पर बाध्यता का स्वरूप नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात इन्होंने क्या कह दी कि जब हम किसी भी राज्य में रहते हैं, जैसे मैंने आपको सेकंड लेक्चर में भी अपने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि आप अगर कोई कानून तोड़ते हैं तो राज्य में जो आपकी मशीनरी होती है या पुलिस होती है वो आपको कार्यपालिका, माफ करिएगा, न्यायालय जो होते हैं वो आपको दंड देते हैं। लेकिन यहाँ पे दंड का कोई प्रावधान नहीं है, दंड के प्रावधान हैं भी तो बहुत सीमित हैं। इसलिए आप ये देखेंगे कि यहाँ पे राज्यों में कानून का पालन करना नागरिकों के लिए बाध्यता का प्रभाव रखता है, और अंतरराष्ट्रीय विधि में क्या है कि यहाँ पे कानूनों को बाध्यता का कोई भी स्वरूप नहीं दिखता है। राज्य स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र सत्तात्मक अपनी व्यवस्था का पालन करते हैं और उनकी स्वतंत्रता में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचाई जा सकती है। वो प्रभुत्व संपन्न होते हैं, उनकी स्वतंत्रता को आप किसी भी प्रकार से बाधित नहीं कर सकते हैं। ये राज्यों के ऊपर परस्पर निर्भर करता है कि वह संधियों का स्वरूप स्वीकार करें या ना करें, अस्वीकार कर दें। तो ये एक इसको तत्व को की कहते हैं कि भय का तत्व जो हमें दिखता है कि नागरिकों में भय होता है, वो राज्यों में भय का तत्व नहीं होता है कि आपको वो प्रभाव को, जो विधि है, अंतरराष्ट्रीय विधि का जो प्रभाव है उसको वो बाध्यता के रूप में स्वीकार करें। ठीक है, एक आपसे एक और जानकारी कर देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के भी जो निर्माण कानून का निर्माण होते हैं, आवश्यकता अनुसार सभी देश उसको सद्भावपूर्वक अपने ऊपर जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने संविधानों में सम्मिलित करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की वो बाध्यता के रूप में नहीं स्वीकार करते हैं कि ये हमारे राज्य के ऊपर एक बाध्यता है कि हमें इसे स्वीकार करना ही करना होगा, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, पांचवा हमारा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय विधि में कार्यपालिका शक्ति का अभाव है। देखिए कहीं ना कहीं इन सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट करते दिख रहे हैं। तो ये भी देखिए पांचवा पॉइंट जो हमारा कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय विधि में कार्यपालिका शक्ति का अभाव है, जिसके कारण अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के निर्णयों को लागू करवाने में समस्या का सामना करना पड़ता है। देखिए तो तीसरा पॉइंट में भी क्या था, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त ऐसा कोई न्यायाधिकरण नहीं है जो अंतरराष्ट्रीय विधि को राज्यों पर लागू करे। तो देखिए यहाँ पे भी जो इन्होंने कहा है कि कार्यपालिका का अभाव है, यहाँ पे बताया कि ट्रिब्यूनल का अभाव है, इसमें बताया कि इन्होंने कोई भी विधायिनी संस्था नहीं है, इसमें इन्होंने बताया कि भय के तत्व का अभाव है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी चीज ये है कि इनके की पॉइंट्स को, की जो वर्ड है इनको पकड़िए और सेंटेंस को अपने माइंड में फ्रेम कर दीजिए। कोई आवश्यकता नहीं है कि यही हूबहू वर्ड्स आप लिख करके आए कॉपी में, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं। किसी भ्रम में मत रहिए कि आपको बहुत ऐसे शब्दावलियों का प्रयोग करना है जो अनबिलीवेबल हो, एग्जामिनर देख के खुश हो जाए। नहीं, सिंपल से वर्ड लिखने हैं, उसी को प्रयोग करना है और अपनी कॉपी में अच्छा सा आंसर लिखना है। बशर्ते लयबद्धता जो होती है वो नहीं टूटनी चाहिए, क्रमबद्धता जो होती है वो नहीं टूटनी चाहिए। क्रमबद्धता से हमारा तात्पर्य ये है कि आपको क्रम के, जो आप बात लिखेंगे उसमें क्रम नहीं टूटना चाहिए। आपने एक क्रम शुरू किया, जैसे आप बात कर रहे हैं सरकार के बारे में, तो आप सीधे जो है किसी अन्य टॉपिक को ना लेके आ जाइए, उसके बारे में थोड़ा सा लिखिए, डिस्क्रिप्शन दीजिए कि आप उस जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं उसे आप क्या समझ रहे हैं। भले ही आप एक लाइन लिखिए, उसकी जो वो लाइन आपको सेंटेंस को पूर्ण कर दे। जैसे बिहारी कहते हैं, बिहारी ने सागर में गागर भर दिया था, गागर में सागर भर दिया था, माफ करिएगा। तो उस प्रकार से आप समझिए कि आप एक सेंटेंस लिखिए, लेकिन वो सेंटेंस आपका जो है पूरा एक
एक ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जिससे आपके माइंड की जो है आपकी सोच जो है वो झलक जानी चाहिए। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो 5 पॉइंट हैं इसको बिल्कुल आप लोग रट लीजिएगा और ये वास्तव में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। इसमें मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूं। देखिए, विधायिनी संस्था के बारे में इन्होंने बात करी है। इन्होंने बताया है कि राजनीतिक सत्ता का अभाव पाया जाता है। दूसरा जो है आपका तीसरा पॉइंट जो है, इसमें अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त ऐसा कोई भी न्यायाधिकरण नहीं है। ये तीसरे पॉइंट में है। देखिए, भय के तत्व का अभाव होता है, ठीक है। और आपका जो आ जाएगा इसमें कार्यपालिका शक्ति का अभाव है, ठीक है। तो देखिए, ये जो मैंने चीजें अंडरलाइन करी है, राजनीतिक सत्ता का अभाव, विधायिनी संस्था, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अतिरिक्त कोई ऐसा न्यायाधिकरण नहीं है, कोई ट्रिब्यूनल नहीं है, भय के तत्व का अभाव है, कार्यपालिका शक्ति का अभाव है। तो देखिए, ये आपके इन पूरे 5 जो स्टेटमेंट है, सेंटेंस हैं या जो आपके वाक्य हैं, इन वाक्यों को इन्होंने तर्क के रूप में दिया है। और अगर ये तर्क के रूप में से दे रहे हैं तो आपको ये समझना होगा कि इन्हीं को आपको अपने माइंड में रख करके, इन्हीं शब्दों को रख करके, शब्दावलियों को अपने सेंटेंस को अपने अकॉर्डिंग बना देना है। कोई जरूरी नहीं है कि यही सेंटेंस लिखना हो। मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूं कि कोई जरूरी नहीं है यही सेंटेंस लिखना है। आपको पढ़ना है और लिख देना है, अपने अकॉर्डिंग आंसर लिखिए। बस ये याद करना है कि जस्टिन महोदय हैं, माफ करें, ऑस्टिन महोदय हैं, हॉलैंड महोदय हैं, जर्मी बेंथम महोदय और जेथरो ब्राउन है, जो कि किसके पक्ष में है कि अंतरराष्ट्रीय विधि नहीं है। तो इसको ध्यान में रखिएगा और इसको पढ़ते रहिए। हम अपना लेक्चर समाप्त कर रहे हैं। अब हम अंतरराष्ट्रीय विधि है के पक्ष में एक अपना चौथा लेक्चर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे चैनल पे बने रहिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी लेक्चर हैं इस सीरीज के, उनका फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।